नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रतिमा और प्रीति भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। जेडीयू की गैर जरूरी मांगों पर नहीं झुकेगी बीजेपी। गठबंधन के नियमों के तहत ही काम करेगी बीजेपी। एनडीए के साथियों की संख्या बढ़ाने की भी प्लानिंग है। ये जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई और छोटे दलों के संपर्क में है बीजेपी। सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी बीजेपी। फिलहाल ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बीजेपी की स्ट्रैटेजी फिलहाल तमाम सहयोगियों को लेकर क्या नजर आ रही है ऐसे वक्त में जब कई सहयोगियों की तरफ से कई तरह की डिमांड्स रखने की बात सामने आई है? जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जाहिर है कि इस बार जो सरकार है वो सहयोगियों के बैसाखी के सहारे ये सरकार चलेगी, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर सहयोगी दल बीजेपी पे दबाव डाल रहे हैं अहम मंत्रालयों के लिए और मलाईदार पोर्टफोलियो के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ये तय किया है कि वो सहयोगियों के दबाव के आगे एक हद से ज्यादा नहीं झुकेगी। यानी कि जो उनकी अनावश्यक मांगे होंगी उसको लेकर दबाव में नहीं आए, उनको मानेगी नहीं। बीजेपी का ये कहना है कि अगर सहयोगियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है तो उनको याद रखना चाहिए कि 2014 में और 2019 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार किया था। बावजूद इसके बीजेपी ने न सिर्फ सरकार में बल्कि सत्ता में तमाम फैसलों में सहयोगियों को मोदी 1 में और मोदी 2 की सरकार में पूरी अहमियत दी थी और उनको अहम मंत्रालय दिए थे। और साथ ही साथ सहयोगियों के दबाव को कम करने की नीयत से ही बीजेपी जो है, जो छोटे छोटे दल हैं जिनके एक सांसद जीते हैं या फिर जो निर्दलीय सांसद हैं, उनके संपर्क में है और उनको एनडीए के साथ लाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि जो सहयोगी लगातार दबाव बना रहे अहम मंत्रालयों के लिए, उस दबाव को और कम किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 9 जून को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। सहयोगियों की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से इस बात पर एक बार फिर से अपना रुख साफ किया गया। गठबंधन धर्म का पालन करेगी बीजेपी। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो मोदी सरकार 9 जून को शपथ ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नरेंद्र मोदी सरकार का 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये लगातार तीसरा मौका होगा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत दिया है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से कल सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया है। इसी के साथ नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से अधिक है। सरकार गठन की इस कवायद के बीच सहयोगी दलों ने मंत्री पद को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही अपनी पार्टी की प्राथमिकता वाले मुद्दों को भी उछालना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई सरकार जेडीयू के अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि वो गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, बीजेपी अपने सहयोगियों की चिंता का ध्यान रखेगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी। इस बीच खबर है कि बीजेपी निर्दलीय सांसदों और अन्य छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है और जल्द ही एनडीए सांसदों की संख्या में इजाफा हो सकता है। और कल दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक की खबर है। नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे एनडीए के नेता। आज नड्डा के घर पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही सियासी गर्मी बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए तैयार एनडीए संसदीय दल की बैठक कल यानी शुक्रवार को होगी। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नए चुने गए सांसदों को बधाई देने के साथ साथ संसद के लिए रणनीति भी बनाएंगे। इससे पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से एनडीए सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। जेडीयू और टीडीपी के अलावा एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और अमित शाह को दी गई है। राजनाथ और अमित शाह सहयोगी दलों के साथ मंत्री पद से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर बातचीत कर सहमति बनाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सभी जरूरी मुद्दों को हल कर लेना चाहती है।
और नई सरकार के गठन से पहले बैठकों का दौर भी जारी है। एनडीए के सहयोगी दलों का दावा है कि वो मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बयानों में उनकी शर्त साफ नजर आ रही है। केंद्र में पिछली 2 सरकारों को अपने बहुमत के दम पर चला चुकी बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। दावा भले ही बिना शर्त समर्थन का हो, लेकिन सरकार गठन से पहले सहयोगी दलों के दबाव की रणनीति जारी है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। बीजेपी के बाद एनडीए के तीसरे सबसे बड़े दल जेडीयू ने अग्निवीर योजना जैसे मुद्दे पर भी आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को जेडीयू के साथ आम राय बनाना आसान नहीं होगा। नीतीश की पार्टी के बदले रवैये पर बिहार बीजेपी के नेता बेहद नपातुला बयान दे रहे हैं। नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहाँ दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर है, सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। चिराग पासवान ने मंत्रालय की मांग से जुड़ी खबरों पर कहा है कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने तंज करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को अब सहयोगियों की कीमत समझ आ रही है। पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। एनडीए के नेता चुन लिए गए, ये मोदी सरकार नहीं। खुद भी बोलना बंद कर दिया। अचानक एनडीए के प्रति और गठबंधन के प्रति ममत्व जाग रहा। ये जो ममता है ना, ये 239 सीट की वजह से ममता आई है। हमें उम्मीद है कि ये जो अहंकार और गुरूर था, उसको नापने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी काफी है। मुझे बेहद खुशी है, मैं कहूं कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई, सीधे एनडीए की हुई। अगर आप उसको देखें प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो पहले बीजेपी को उनको नेता मानना था, फिर एनडीए में जाना था। तो बहुत सारी चीजें हैं, वरक अभी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। 4 जून को एनडीए को बहुमत मिलने के बाद कल राष्ट्रपति मोदी से मिलकर पीएम पद से मोदी ने इस्तीफा दिया और कल शाम ही एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक हुई। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक भी होने वाली है, जिसमें मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। 4 जून, 5 जून, 7 जून और 9 जून ये तारीखें एक बार फिर से सरकार गठन को लेकर अहम है। और बिहार के जमुई से एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अरुण भारती से टीवी9 ने बात की है। बीजेपी के साथ गठबंधन और पीएम मोदी को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या कोई उम्मीद करते हैं किसी पोर्टफोलियो की, मंत्री बनने की, क्या उम्मीद है? देखिए, हम लोग की प्राथमिकता भी है इस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। बाकी मैं और किसी चीज़ों पे कोई कयास नहीं लगाना चाहूँगा। जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो बाद में देखेंगे। पहले अभी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हमारी प्राथमिकताओं में है। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत होगा। किस तरह से देश के सामने जो योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से आप लोग रखेंगे और किस तरीके से विपक्ष से निपटने की आप लोगों की योजना है? विपक्ष के नंबर्स बढ़ेंगे और मेरी उम्मीद रहेगी कि विपक्ष सकारात्मक तरीके से संसदीय कार्य प्रणाली में, संसदीय डिबेट में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए और वॉकआउट वाली कोई स्थिति ना बने और एक सकारात्मक डिबेट हो, डिस्कशन हो, चीज़ों पे विचार हो, विमर्श हो, ताकि बड़े ही सार्थक तरीके से, बड़ी पॉजिटिव माहौल में हम अच्छे बिल्स को संसद में पास करा सके। उधर बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।
पुराने कार्यकर्ता हमारी जीत की गारंटी, नए कार्यकर्ताओं पर जल्द भरोसा उचित नहीं। दिलीप घोष ने वाजपेयी का पुराना बयान शेयर किया। तो दिलीप घोष की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है, जहां पर पुराने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा गया कि उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पुराने कार्यकर्ता ही हमारी जीत की गारंटी है और नए कार्यकर्ताओं पर बहुत जल्द भरोसा उचित नहीं। बंगाल में बीजेपी की हार के बाद पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई है। पार्टी के कुछ नेता हार के लिए आपसी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2019 में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 12 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने वालों में पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हैं। दिलीप घोष का कहना है कि साजिश की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও ফাঁক থেকে আছে, লড়াই সেভাবে হয়নি, সব কর্মীরা নামেনি। এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে, গতি যেন রুদ্ধ না হয়ে যায়, এটা আমি জানি আর কেউ জানে না। আর রাজনীতিতে এটা অসম্ভব কিছু না। রাজনীতিতে চক্রান্ত কাঠিবাজি এটা রাজনীতির অঙ্গ, আমি সেভাবেই নিয়েছি। আমি পুরো পরিশ্রম করেছি কিন্তু সফলতা আসেনি। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार साजिश और आपसी गुटबाजी के आरोपों को नकार रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में हार हुई है, सीट्स कम हुए लेकिन वोट बढ़े हैं, क्या कहीं पे, कल दिलीप घोष भी कह रहा था, क्या कहीं पे अंदरूनी सैबोटेज आप देख रहे हैं पार्टी? देखिए वो तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा, लेकिन लगता है क्या सैबोटेज होने की चांसेस कम है। देखते बात करते, सबसे बात करके पता चलेगा। दिलीप दा से भी मैंने आज बात किया है, सबसे बात करेंगे। और देखिए इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा आरोप, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। कंगना रनौत ने सिक्योरिटी चेक के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया, ये आरोप लगाया है कंगना रनौत ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से अभी सांसद बनी है। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ये बड़ा आरोप लगा रही हैं सीआईएसएफ की महिला जवान पर कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उन्हें थप्पड़ मार दिया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। मोहित, हुआ क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे मोहित से, लेकिन इस वक्त ये अहम खबर सामने आ रही है। सीआईएसएफ की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने। पहली बार सांसद बनी है कंगना रनौत, हिमाचल प्रदेश के मंडी से उन्होंने जीत हासिल की है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मारा गया, ये खबर सामने आ रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है। मोहित, हुआ क्या, बताएं जरा। देखिए, दोपहर करीब 3:30 बजे की फ्लाइट थी कंगना रनावत की। उनको विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होना था और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मोहाली में है, वहां की ये घटना बताई जा रही है। वहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है और बताया जा रहा है कि कुलविंदर कौर नाम की सीआईएसएफ यूनिट चंडीगढ़ की एक महिला सुरक्षा कर्मी है, जो कि कंगना रनावत के किसान आंदोलन के दौरान जो किसान आंदोलन में महिलाएं जुड़ी थी, उनको लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए थे, उस बात से आहत थी और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि उसी दौरान वहां पे जो अन्य सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने इस महिला सुरक्षा कर्मी को काबू कर लिया है और ये फिलहाल हिरासत में है। यानी सिक्योरिटी चेक जो सीआईएसएफ की महिला जवान कर रही थी, उन पर यह आरोप लगाया गया है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देते हुए, सीआईएसएफ की महिला जवान जिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया कंगना रनौत ने, उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि किसान आंदोलन में, जो आंदोलन के दौरान जो बातें कंगना रनौत की तरफ से कही गई, उससे ये महिला जवान नाराज थी और इस वजह से उसने कंगना रनौत को सिक्योरिटी चेक के दौरान थप्पड़ मारा है। ये बड़ा आरोप सामने आया है। कंगना रनौत ने क्या कोई शिकायत दर्ज कराई है, और शिकायत दर्ज कराई गई है तो उनकी तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया है? मोहित, क्या पता चल रहा है? देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और ना ही सीआईएसएफ की तरफ से कोई टिप्पणी की गई है और कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सिर्फ एक बैलेंस स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली से चंडीगढ़ की UK 707 ये फ्लाइट थी, जहां पर सिक्योरिटी चेक के बाद जब बोर्डिंग के लिए कंगना रनौत आगे बढ़ रही थी, तब इस महिला कर्मी ने
उनको थप्पड़ मारा है और जिसके बाद वहां पर अन्य मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला सुरक्षा कर्मी को काबू कर लिया। सिर्फ इतनी जानकारी अब तक सामने आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, संपर्क करेंगे। लेकिन फिलहाल सीआईएसएफ की महिला गार्ड जिस पर थप्पड़ मारने का आरोप है उसे हिरासत में ले लिया गया है। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़े सियासी भूचाल की खबर आ सकती है। एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद अजीत पवार के विधायक टूट सकते हैं। ये विधायक फिर से शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को झटका लगने के बाद अब एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार को तगड़ा झटका लगने वाला है। खबर है कि पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक शरद पवार गुट में घर वापसी करना चाहते हैं। शरद गुट के नेता भी इस सियासी बदलाव को नजदीक से देख रहे हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है। एनसीपी विधायकों में मची इस भगदड़ को रोकने के लिए अजित पवार को बैठक करनी पड़ी। पार्टी नेता ने विधायकों की घर वापसी की खबरों से इनकार किया है। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले एनसीपी में मचा घमासान अजित पवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि जनता ने इंडिया गठबंधन को सिर्फ विपक्ष में बैठने का जनादेश नहीं दिया है, लिहाजा तस्वीर कभी भी बदल सकती है। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एनडीए को 17 सीट पर रोका है और अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत जो दावा कर रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। संजय राउत ने इसके बाद क्या कहा वो उससे भी ज्यादा अहम है। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है इस बार, वो अपोजिशन में बैठकर सिर्फ हमले करो या थपथपाओ इसके लिए नहीं दिया है। हमें भी मैंडेट दिया है मोदी जी को हटाने का और सरकार बनाने का। और जब हमें लगता है कि यह अब अच्छा मौका है तो हम उस बारे में हमारा कदम आगे बढ़ाएंगे। मीडिया से बातचीत में राउत ने यह भी कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी नहीं बल्कि शुरू ही नहीं हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद से, हार पर टीवी 9 से बोली रीता बहुगुणा जोशी। इलाहाबाद सीट को लेकर भ्रम फैलाया गया। केंद्रीय संगठन के मन में भ्रम डाला गया। प्रयागराज सीट को लेकर, सीट पर मेरे परिवार का 80 साल का इतिहास है। नीरज त्रिपाठी को कम समय मिला, इसलिए इस सीट पर बीजेपी हारी, ये कहा है रीता बहुगुणा जोशी ने। रीता जी, ये क्या हो गया इलाहाबाद में? जिस सीट को आपने 2 लाख लगभग वोटों से जीता था, वो पार्टी 60,000 से हार जाती है। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? नहीं, काम भी बहुत किया मैंने और पार्टी के जितने प्रोग्राम थे, प्राइम मिनिस्टर के जो अचीवमेंट्स थे, उनको मैंने ज़मीन पे घर घर तक पहुंचाया भी था। मुझे लगता है कि कुछ प्रदेश की ओर से सही फीडिंग दिल्ली में नहीं की गई और मेरे सीट के बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। देखिए, कहा गया कि उम्र दराज लोगों को नहीं देंगे, तो 50 लोग टिकट मांगने लगे, तो अब सबके कोई ना कोई नेता के पीछे लगे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन आप जानते हैं 80 साल का हमारा इतिहास परिवार का वहाँ पर है और उसी सीट से मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब एमपी लड़ चुके हैं, रह चुके हैं। मैं मेयर रह चुकी हूँ, तो थोड़ा अफसोस तो हुआ, परंतु जिनको टिकट मिला वो बुरे नहीं थे। केसीनाथ त्रिपाठी जी का प्रयागराज में नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा इतिहास था। इधर बेटे की हार पर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद, बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। बीजेपी में आंतरिक कलह की वजह से यूपी में हार, अति उत्साह की वजह से भी यूपी के नतीजे खराब आए। संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण की हार हुई है, जिस पर उन्होंने ये बातें कही। आपके बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा, उसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या
कमियां रहेंगी जिसके? देखो, पहली बात तो लगभग 4 लाख के आसपास मुसलमान हैं, यादव भी 2.5 लाख के आसपास हैं, और दलित वहाँ 5.5 लाख हैं। तो दलितों में नॉन जाटों हैं वो एक तरफ चले गए, और कुछ न कुछ लोग, जो लोग टिकट उकट चाहते हैं, टिकट मांगते हैं और टिकट नहीं मिलता है, तो टिकट लेने वाले लोग अपने हिसाब से संगठन या हर जगह अपने लोगों को सेट रखते हैं कि हम आएंगे, लड़ेंगे चुनाव। तो चूँकि यहाँ तो मोदी जी ने टिकट दिया था, मोदी जी ने अपने साथ लिस्ट जारी किया था, तो जब वो सही में भारतीय जनता पार्टी का था तो कुछ 2 जगह ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने उसमें मतलब जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी, नहीं दिया। चल वही मैंने कहा कि अगर हम समझाएंगे कौन, हम तो निषादों के नेता, हमारी पार्टी तो 535 बूथ था, तो 535 बूथ में हम लोग 503 बूथ के आसपास जीते हुए निषाद बाहुल हम, बाकी जीतने का तो काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था ना। और इधर अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले हैं अखिलेश यादव। अयोध्या में बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ा, बीजेपी ने गरीबों का घर छीना। एनडीए सरकार बनने पर बोले अखिलेश यादव, नंबर जिसके पास वही शपथ लेगा। कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। और अयोध्या में बड़ा उलटफेर हुआ है। अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर देश को ठगने का काम किया। राम को लाने वाला नारा उल्टा पड़ गया। ये अयोध्या के लोगों की जीत है, ये कहा है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने। जो कहते थे भाजपा वाले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राम को लाने वाले लोग नहीं हैं, और राम तो बहुत पहले आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राम तो सभी के रोम रोम में है। तो इनका ये कहना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है, और साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही खराब नारा था, खतरनाक नारा था, और इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। ये बताइए, ये जो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो 400 पार इसी के बलबूते कहा गया कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसी के बूते कहा गया, भाजपा ने कहा कि हम 400 पार जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि अयोध्या के लोगों ने, फैजाबाद के लोगों ने क्यों नकारा? क्या कारण रहा कि फैजाबाद काफ़ी अहम सीट थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारी मतों से जीतेंगे, उसके बाद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरीके से ऐसा था कि इन्होंने अयोध्या के नाम पर देश को ठगने का काम किया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार संसद में चुनकर भेजे गए 40% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक केस है। लोकसभा चुनाव के जरिए आपने 18वीं लोकसभा में जिन 543 सांसदों को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है, उनमें से 251 सांसदों के दामन पर दाग है। 4 जून को लोकसभा के लिए निर्वाचित 46% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक 18वीं लोकसभा में 46% एमपी पर आपराधिक मामले हैं, 170 पर बलात्कार और अपहरण के केस हैं, 31% एमपी पर हत्या या हत्या के प्रयास के मामले हैं, 15 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस हैं, 2019 में 43% सांसदों पर थे आपराधिक मामले,
2014 में 185, 2009 में 162 और 2004 में 125 नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों का जिक्र किया था। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी के 37 में से 17 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 99 में से 32, बीजेपी के 240 में से 63 सांसदों और टीएमसी के 29 में से 7 सांसदों के दामन दागदार हैं। इसी तरह डीएमके के 6, टीडीपी के 5 और शिवसेना शिंदे गुट के 4 सांसदों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। देखिए, एक बार फिर से आपको हम कंगना रनौत वाली खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर जानकारी है कि सीआईएसएफ की महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा है। महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है और ये तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गुस्से में बताया जा रहा है कि जिस महिला सीआईएसएफ की जवान ने उन पर हमला किया है वो महिला गुस्से में थी। किसान आंदोलन के दरमियान कंगना रनौत ने जिस तरह के बयान दिए थे, इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में थी। चेकिंग के दौरान कंगना रनौत पर यह थप्पड़ मारा गया है। फिलहाल किसानों पर कंगना के बयान पर नाराजगी के तौर पर यह थप्पड़ मारा गया, अभी तक ये क्लियर हो पाया है। हालांकि सीआईएसएफ की इस महिला जवान को हिरासत में लिया गया है। किसानों के खिलाफ कंगना के बयान उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा सुनाई पड़े थे और उसको लेकर किसान काफ़ी आहत थे। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन के दरमियान पंजाब बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी कंगना, तब उन्हें रास्ते में रोककर उनके उस काफिले को वापस लौटा दिया गया था और तब से ही किसान आंदोलन के दरमियान से ही काफ़ी गुस्से में थे वहां किसान नेता। और सीआईएसएफ की इस महिला जवान ने आज खबर है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना पर थप्पड़ मारा। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत बीजेपी की सांसद, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद चुनी गई हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि चंडीगढ़ से उन्हें दिल्ली आना था और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा है। सीआईएसएफ की इस महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त और ये तस्वीरें इस वक्त यहां पर हमारे पास आ चुकी हैं। ये देखिए किस तरह से ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट था। यहां पर सीआईएसएफ की कई महिला जवान मौजूद थीं क्योंकि कंगना रनौत के साथ अपनी भी उनकी सिक्योरिटी होती है और कंगना रनौत आगे बढ़ती हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, लेकिन यहां पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान मौजूद थी जिन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा है। ये कंगना रनौत ने आरोप लगाया है और जानकारी यह भी मिली है कि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त कंगना रनौत ने कई ट्वीट्स किए थे, कई बयान दिए थे और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि महिला जवान उनके बयानों से नाराज थी। सुनते हैं। देखिए, कंगना रनौत से बात करने की कोशिश की पत्रकारों ने, लेकिन कंगना रनौत ने कुछ बोला नहीं इस मसले को लेकर और वो अपनी कार में बैठ जाती हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, और क्या जानकारी मिल पाई है? तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ये तस्वीर है जहां कंगना रनौत पहुंची थी। बीजेपी की हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद बनी है कंगना रनौत और वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। चंडीगढ़ से दिल्ली उन्हें आना था, फ्लाइट पकड़नी थी और उससे पहले सिक्योरिटी चेक जब हो रहा था तो उसी वक्त ये सब कुछ हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंगना रनौत के साथ जो लोग मौजूद थे उनकी भी बहस होती है सिक्योरिटी जवानों से और सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है। ये आरोप लगाया है कंगना रनौत ने। उनके इस आरोप के बाद इस महिला जवान को हिरासत में भी ले लिया गया है। मोहित, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, जानना यह चाहेंगे कि अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है, एक्शन क्या लिया जा रहा है और कंगना रनौत का कहना क्या है, उनकी शिकायत क्या है? देखिए, कंगना रनावत की फ्लाइट थी और वो फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती थी। उनको दिल्ली पहुंचना जरूरी था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल गई। लेकिन उनकी जो टीम है उनके द्वारा शिकायत दी गई है पूरे मामले की और ये जो महिला सुरक्षा कर्मी है इसको जो
CISF का जो इंटरनल इंक्वायरी होती है इस तरह के बिहेवियर में, उसको लेकर उसकी शुरुआत कर दी गई है। महिला सुरक्षा कर्मी को हिरासत में ले लिया गया है और अभी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस महिला सुरक्षा कर्मी को रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। मोहित, क्या जानकारी मिल पाई है CISF की महिला जवान जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनके बारे में, और क्या डिटेल्स सामने आई हैं? पंजाब से ये ताल्लुक रखती हैं? जी, पंजाब से ही ताल्लुक रखती हैं। चंडीगढ़ जो CISF यूनिट है वहां उसमें इनकी तैनाती थी और एयरपोर्ट पर ये पिछले कुछ महीने से लगातार जो अपनी ड्यूटी दे रही थी। और मुख्य तौर पे जो जब विमान को बोर्डिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं पैसेंजर, तो वहां पर जो चेकिंग टीम होती है उसका ये हिस्सा थी। कुलविंदर कौर इन महिला का नाम है, जो कि पंजाब की रहने वाली बताई जा रही हैं। और अभी तक की शुरुआती जानकारी में इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है कि कंगना रनावत ने किसान आंदोलन के दौरान। शुक्रिया मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। इस बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। राहुल जी, are they going to put this stuff up here? Srivatsa, are you putting this up here? नमस्कार, कैसे हैं आप? थोड़े शेल शॉक्ड लग रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा, इसी के कारण है ये। अच्छा, ज़्यादा लोग आ गए। ओके। नहीं, देखिए, आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए, 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है
हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया है। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए। आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेगा, एक एक करके पूछेगा। I haven't said the chronology in English, so I'll say the chronology in English. 13th May 2024, the Home Minister says, buy shares before 4th of June. This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. So we want an investigation for that. शुक्रिया राहुल जी। हाँ संजय।
राहुल जी, इससे पहले भी आपने अदानी इशू पे जेपीसी पिछली लोकसभा में मांग की थी, तो क्या आप चाहेंगे कि ये इशू और हिंडनबर्ग इशू दोनों कंबाइन हो और दोनों की जांच हो? ये जो इशू है, दिस इज अ ब्रॉडर इशू देन जस्ट द अदानी इशू. It is connected to the Adani issue, but this is a much broader issue. This is directly the Prime Minister of India, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the floor. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. हाँ जी रवि. राहुल जी, मेरा सवाल यही है कि जी न्यूज़ ने भी ये सारी चीज़ बताई है जनता को कि कई चैनलों ने मिलकर ये सब चीज़ किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है. जी न्यूज़ ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है, और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज़ है. इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए. उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है. कितने का? 30 लाख, कितना? 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है. और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर. हाँ शेमिन. बहुत दूर है. 30 लाख crore loss of asset. How did you arrive at that figure? Do you want to explain? This is based on the value, market value of all the companies the day before the results came, and the market value of the stock market of all the companies at the end of the day on results. हाँ संजीव. तो देखिए 4 जून को जिस तरह से शेयर मार्केट क्रैश हुआ उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी, उन्होंने कहा रिटेल इन्वेस्टर्स का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसका फायदा चुने हुए लोगों को पहुंचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से जो बयान दिए गए उसके बाद भारी संख्या में लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया. एग्जिट पोल के बाद मार्केट अचानक से बढ़ी और उसके बाद नतीजों के बाद मार्केट गिरी, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त नुकसान हुआ. उन्होंने इसे घोटाले की संज्ञा दी है.